गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम अपनी एंटिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका हम आज चैप्टर 3 करेंगे। पहले हम अपने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 को करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें। होप यू ऑल आर गाइज मोटिवेटेड एंड अच्छे से आप अपनी ये NIOS की सीरीज को कंप्लीट कर रहे होंगे। समय समय पर रिवीजन करना मस्ट है। मैं आपको रिवीजन के लिए इसलिए बार बार फोर्स करती हूँ कि मुझे पता है अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे और हमारा एग्जाम का मौका सिर्फ एक ही दिन मिलता है और हमारी पूरे साल की मेहनत उस दिन रंग लाती है। तो रिवीजन कंटिन्यू रखें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और हमारा ये जो पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रही हैं, जो हमारा 100 मार्क्स का होता है, उसको हम यहाँ इतने अच्छे से कवर करेंगे कि हमारे 80 से 90 मार्क्स बन पाएं। और क्योंकि बी पार्ट काफ़ी स्कोरिंग होता है, हम सब अच्छे से इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ मार्क्स लेना ईजी तो नहीं कहूँगी मैं, बट डिज़ायरेबल होता है। लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करते हैं अपना अध्ययन। तो हम अपना काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके थे। बच्चों की आवश्यकता के बारे में, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं हमारी, सुरक्षा, सलामती और संरक्षण, प्रेम और स्नेह, समझना और स्वीकारना, ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। पूरक पोषण, सही स्वास्थ्य, पोषण की आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ा था कि बच्चे का हमें समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए, उसके चेकअप की रिपोर्ट रखनी चाहिए। फिर हमने UNCRC के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आपको UNCRC के बारे में लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में बोला था, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आज भी आप UNCRC के बारे में सर्च करें और जितनी भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिले उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आप सर्च करेंगे तो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। फिर हमने UNCRC के बारे में पढ़ा था। इसके 4 गोल्स पढ़े थे: उत्तरजीविता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। फिर हमने समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था। समग्र शिक्षा अभियान में हमने 2018 है, इसके अंतर्गत हमारी पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे शामिल होंगे। और इसमें हमारे सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था और शिक्षक शिक्षा थी। तो ये तीनों पॉइंट हमारे समग्र शिक्षा अभियान 2018 में थे। फिर हमने अपना मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के बारे में पढ़ा था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। और इसमें बताया गया था कि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रैच की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कितने वर्ष तक बच्चे होंगे? 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। फिर हमने मातृत्व लाभ अधिनियम 2000 संशोधित वाला पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि जो वेतन सहित अवकाश की अवधि है महिलाओं की, वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दी गई। और 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। फैक्ट्री, खानों, दुकानों और 10 अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी ये सुविधाएं बच्चे को दी जाएंगी। महिला कर्मचारियों को क्रैच में जाने की अनुमति होगी। तो ये सभी हम अपना कल कवर कर चुके हैं। और आज हम अपना शुरू करेंगे बाल। अब हम अपना आज शुरू करते हैं न्यू टॉपिक, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। ये आपको वर्ष याद रखने हैं कि कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष में आया है, ये इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, बाल श्रम संशोधित अधिनियम 1986। पहले हमारा बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 में था और फिर अब ये 2016 में है। इन दोनों डेट्स को हम याद रखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को कानून द्वारा निर्मित सूची में चिन्हित किए गए खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबंध करता है। मतलब 14 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उनको खतरनाक व्यवसायों में काम करने के लिए प्रतिबंध है इस अधिनियम के तहत। गैर खतरनाक व्यवसायों में उनकी सेवाओं के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, और जो गैर खतरनाक है वहां भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि इन रूल के बेसिस पर ही या बच्चा काम कर सकता है।
इसके उद्देश्य हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार का प्रतिबंध करना, ताकि बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़े, ना कि काम की तरफ बढ़े। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम, अब ये संशोधित अधिनियम आया था हमारा 2016 में, जिसमें ने किशोर श्रम का संपर्क दिया कि किशोर श्रम क्या है, उसके बारे में बताया। 14 से 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति किशोर के रूप में परिभाषित है। कितने से? 14 to 18 ईयर का बच्चा किशोर कहलाएगा। अधिनियम खतरनाक व्यवसाय को छोड़कर किशोरों को कार्य करने की अनुमति देता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपको इसके बारे में सर्च करना है। आज का हमारा क्वेश्चन है RPWD के बारे में, आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 सन 2016 में अधिनियमित किया गया। यह समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा जीवन के शैक्षणिक, सामाजिक, विधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि विविध पक्षों में अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण समानता के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है तथा संरक्षण भी देता है। RPWD में जो डिसेबल बच्चे हैं उनको उनके राइट्स को प्रोवाइड किया जाता है, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अधिनियम दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों तक विस्तृत है। विकलांग अधिनियम PWD 90, अब PWD 1995 था, ये भी डेट आपको याद रखनी है। और RPWD 2016 इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, अच्छे से अपने नोट्स में लिखें। अतिरिक्त लाभ जैसे कि उच्च शिक्षा में, अब RPWD के तहत अतिरिक्त लाभ बच्चे को दिया जाता है, जैसे आरक्षण 5% दिया जाएगा उच्च शिक्षा में, और गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016। वर्ष सबका याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 सभी बच्चों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस योजना के तहत जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन है, उसमें सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाएंगे। NPAC ने विभिन्न अनुभागों और शासन के स्तरों में सम्मेलन एवं समन्वय हेतु बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में उल्लेखित 4 मुख्य प्राथमिक क्षेत्र, जीवन जीने, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा सहभागिता के अंतर्गत रणनीति के कार्य बिंदुओं के रूप में उद्देश्य तय किए। अब जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन है, उसने जो हमारा राष्ट्रीय नीति 2013 में 4 गोल पढ़े थे ना हमने, राइट, SDP के तहत मैंने आपको याद भी कराया था, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, उसको भी मद्देनजर रखते हुए इसने काम किया है। तो असुरक्षित बच्चों में सामाजिक, आर्थिक, अन्य वंचित समूहों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, गली में घूमने वाले, बेघर, बाल मजदूर, खानाबदोश बच्चे, तस्करी वाली बच्चे, लाए गए कानूनी रूप से अपराधी बच्चे, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रभावित बच्चे, सभी HIV आदि से पीड़ित बच्चे शामिल हैं। NPAC में सभी बच्चों को शामिल किया गया ताकि सबको हम समान अधिकार दे सकें। वो 4 क्षेत्र क्या थे जो NP के तहत हमने बात की थी? उत्तरजीविता और स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, सुरक्षा, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सहभागिता NPAC के तहत इन चारों पॉइंट्स पर बात की गई है। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण में हमारा जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात उनकी अभिवृद्धि और विकास की संपूर्ण अवधि में उच्चतम मानदंडों के अनुरूप व्यापक एवं अनिवार्य रोग निरोधक, प्रोत्साहक, अरोगकारी तथा पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को सुरक्षा, ताकि बच्चे परिस्थितियों में उनकी असुरक्षा दूर करने के लिए सभी स्थानों पर, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक देखभाल वाले, संरक्षित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जाएगा। सहभागिता, पार्टिसिपेशन, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाए, सक्रिय सहभागिता हेतु समर्थन बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ये डेट आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ लैंगिक असंतुलन एवं बालिक शिशु के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए किया गया था।
जिसका इस योजना का उद्देश्य था यहाँ पर प्रशिक्षण, संवेदनशीलता, जागरूकता उत्पन्न करके मानसिकता बदलना, ताकि लोग बच्चों, लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना करें, उनकी मानसिकता को बदला जाए। यह योजना सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में समाहित करते हुए राज्य भी और केंद्र शासित क्षेत्रों में भी समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान और निम्न CAR वाले 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यान्वयन एवं केंद्रित करते हुए लोगों को की जारी रहा। मतलब सभी क्षेत्रों में हमने 100 से अधिक जिलों में इसे लागू किया था शुरू में, और ये 3 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीनों का संयुक्त प्रयास था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत कौन सी योजना आएगी जिसमें तीनों का योगदान था। तो वहां पे हमारा आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। राज्य सरकारों, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश 2019 में जारी किए गए। अब 2019 में दोबारा से इसमें संशोधन होके कुछ नए नए रूल्स ऐड किए गए थे स्टेट और यूटीज के लिए। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इम्पोर्टेंट है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 बच्चे को चाहे वह आरोपी हो, कानूनी अपराधी पाए गए हों या ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और तथा संरक्षण की जरूरत है, सभी के लिए समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके, मतलब जिन भी बच्चों को, चाहे वह अपराधी हो या जिसे किसी भी चीज की जरूरत है, उन सभी बच्चों की नीड को ध्यान रखते हुए उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी फैसिलिटीज इस योजना के तहत। तो आपको ध्यान रखना है 2015 में द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 2015। अब हम लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 अगेन इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो भी कहते हैं, एक्ट 2012। ये क्वेश्चन हमारा एनटीटी एग्जाम जो चंडीगढ़ में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो DSSB में तो ऑब्वियस सी बात है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से मार्क करें और मतलब इम्पोर्टेंट समझ के इसे याद रखें। बच्चों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। माता पिता, विद्यालय, समुदाय, पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, बाल संरक्षण समितियां या इकाइयां तथा अन्य भी मीडिया बच्चे के लिए ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें बच्चे सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करें। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण, अब ये जो भी लैंगिक उत्पीड़न होता है उससे बच्चों का संरक्षण कौन सा एक्ट करता है? पोक्सो। इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अधिनियम 2015 रिपोर्टिंग साक्ष्यों की रिकॉर्ड, विशेष अदालतों द्वारा अपराधों की त्वरित जांच के लिए बाल अनुकूलित तंत्र को शामिल करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के हित को सुरक्षित रखते हुए यौन आक्रमण के अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्यों से बच्चों को संरक्षण हेतु अत्यधिक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम किया गया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये यौन आक्रमण के अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। इन तीनों पॉइंटों पे काम करता है ये पोक्सो। और कानून बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित करता है। 18 वर्ष से जो भी कम आयु का है वो बालक कहलाएगा, चाहे उसकी शादी हो रखी हो ना हो रखी हो। बालक तथा बालिका में कोई अंतर नहीं करता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR पोक्सो अधिनियम की निगरानी करता है। अब ये NCPCR 2005 पोक्सो की निगरानी करता है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल
इसे भी पढ़ेंगे। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 NCPCR के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। आयोग का अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीति, कार्य तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिए गए बाल अधिकार के अनुरूप हों। आयोग द्वारा परिभाषित 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले सभी व्यक्ति बच्चों में शामिल होंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पोक्सो के बारे में सर्च करेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे, और जो भी आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगेन मैंने आपको बता दिया है। निजी प्ले स्कूल हेतु विनियामक दिशा निर्देश, रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट प्ले स्कूल। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 3 to 6 ईयर आयु के बच्चे निजी प्ले स्कूलों के लिए NCPCR ने विनियामक दिशा निर्देश जारी किया। अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निजी प्ले स्कूल के लिए किसने दिशा निर्देश दिए? NCPCR ने। इन दिशा निर्देशों के मुख्य उद्देश्य थे प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समावेशन तथा एकरूपता लाना, कि सभी का सिलेबस सेम हो, अच्छे से समावेशन हो, बाल अधिकारों का उल्लंघन तथा बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। निजी, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है निजी प्ले स्कूल के लिए जो भी गाइडलाइंस थी वो किसने दी? तो NCPCR ने दी। एज ग्रुप क्या था? 3 to 6 ईयर था। ऑप्शन में दे देंगे 3 to 8 ईयर है, 3 to 5 ईयर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारी NOS की समरी ऑथेंटिक मटेरियल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट RTE 2009। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, एज याद रखनी है, 6 to 14 ईयर सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क या खर्च देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसको फ्री में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को जारी करने तथा पूरा करने से नहीं रोक सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 का प्रारूप RT कानून को विस्तृत करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को समाहित करने के लिए सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2018 थी उसमें RT को और विस्तृत रूप दिया गया था। एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंपॉर्टेंट है, 2009 ईयर याद रखना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये मैं इंग्लिश में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में याद रखना काफी इजी होता है। ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसके तहत 2009 है प्रारंभ की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण दिया जाएगा। जो भी बच्चे कठिनाई में हैं, जिनके माता पिता नहीं है या जो एजुकेशन नहीं पा रहे, उनको इसमें मद्देनजर रखते हुए उनको सुविधाएं दी जाएंगी। आप पढ़ सकते हैं आगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006। 2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। जो 2006 एक्ट था ये, वो लागू कब हुआ? 2007 में। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह तथा उससे जुड़े हुए आकस्मिक मामलों को रोकना था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, पहले ये 1929 था, फिर संशोधन होके 2006 में हुआ। ये दोनों डेट याद रखनी है आपको। के साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अधिनियम किया गया। यह नया अधिनियम बाल विवाह के निषेध, पीड़ित को सुरक्षित राहत प्रदान करने वाला, बाल विवाह को उकसाने वालों की बढ़ावा देने तथा को निषेध करता है। पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, डेट इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा घटते लिंगानुपात को नियंत्रण करने के लिए पारित किया गया था। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबंधित करता है। कोई विज्ञापन इससे रिलेटेड नहीं दिया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता प्रसार द्वारा मानसिकता बदलने पर विशेष जोर है कि पहले जो अबॉर्शन हो जाता है उन सारी चीजों को हमें नेग्लेक्ट करना है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।
हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे हमने कितना पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप आज का आपका काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इन सभी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इन फुल फॉर्म्स को पक्का लिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भी लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जो ये क्वेश्चन है जो भी मैं आपको देती हूँ उनका आंसर कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली करें, क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इन सभी की फुल फॉर्म हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन सभी की फुल फॉर्म को लिखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एक मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको सभी की फुल फॉर्म लिखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इनको मैच करना है हमें। समग्र शिक्षा अभियान, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, समग्र शिक्षा अभियान में हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शामिल था और टीचर एजुकेशन शामिल था। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 किससे रिलेटेड था कि 50+ अधिक जहां पे भी लोग होंगे वहां हम क्रैच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसके लिए? 6 मंथ टू 6 ईयर के बच्चे वहां होंगे। दिव्यांग जनों के अधिकार कितने थे? 21 टाइप के थे। NCPCR के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। NCPCR किसकी निगरानी करता है? पोक्सो की, जो 2012 एक्ट है। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किसके लिए? 1994 कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से डायरेक्टली उठकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो इसलिए हम इन सभी क्वेश्चंस को भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन DSSB ने उठाए हैं। अब हम ये करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को डैश सप्ताह से बढ़ाकर डैश सप्ताह, मैंने आपको बताया था 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया था। आई थिंक 26 ही है, 26 ही है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 1986 खतरनाक व्यवसायों में डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार को प्रतिबंध करता है। कितने वर्ष से? 14 वर्ष का कोई भी बच्चा खतरनाक व्यवसायों में काम नहीं कर सकता। डैश पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबंध करता है। क्या था? अभी हमने पढ़ा था, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान अधिनियम 1994 था। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। डैश मंत्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है। मंत्रालय मौजूद बाल संरक्षण योजना कौन एक साथ? ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। आप जाकर ऊपर देख सकते हैं, हमने वहां पे ये पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, समराइज फॉर्म में है। आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। यहाँ पे ये भी कर लेते हैं एक बार, इम्पोर्टेंट है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में समग्र शिक्षा अभियान हमारा किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में समग्र शिक्षा अभियान अपने नोट्स में लिखेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी के अंतर्गत आएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने पढ़ लिया है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2016 था, वो किस में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। और रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट प्ले स्कूल किस में आएगा? NCPCR में आएगा। NCPCR ये आपको अच्छे से करना है। पोक्सो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस किस में आएगा? ये भी हमारा NCPCR में आएगा। इम्पोर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अच्छे से। तो हम अपनी एंटिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ऐसे ही अप लेवल का लेके जाएंगे और डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में
80 to 90 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मोटिवेटेड रहें, रिवीजन करते रहें और अपनी सीरीज को चैप्टर वाइज को डेली शेड्यूल बनाएं कि डेली मुझे 1 या 2 वीडियो देखनी है या फिर मुझे डेली अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इन वीडियोस के थ्रू आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड आपकी रिवीजन भी अच्छी होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पार्ट 2 इतना अच्छा हो गया। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।